Hello everyone, how is your study is going on? I hope it is going well. So हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा है, ठीक है। उसमें जो है रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स क्या होते हैं, हमने सारे क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। लेकिन एक एक टॉपिक उसमें रह गया था, ठीक है। उसमें क्या रह गया था? हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देख रहे थे तो उसमें एक एक टाइप का होता है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर। क्या होता है कि एक परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर आर द नंबर्स इन विच द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ एक्सक्लूडिंग द नंबर। ठीक है। मतलब क्या है, अभी मैं समझा रहा हूँ कि मैं लिख दे रहा हूँ पहले कि द सम ऑफ द नंबर्स, परफेक्ट नंबर क्या होता है कि द नंबर्स इन विच sum of its factors sum of its factors is equal to the number itself, equal to the number itself। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, सपोज 6। मैंने नंबर लिया, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसे 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, जिसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1, ठीक है, 2, 3 और क्या हो जाएंगे 6, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं इन विच द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, मतलब इस नंबर को छोड़ के, इस नंबर को रिमूव करके बाकी जो फैक्टर्स इसके हैं इसका सम जो आना चाहिए ये एक नंबर के बराबर आना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 ये 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है क्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सम ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर। ओके, ये समझ में आ रहा है कि परफेक्ट नंबर में क्या है कि हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसके फैक्टर्स में हर, क्योंकि कोई भी नंबर होगा वो नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर होगा, तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। इसको एक्सक्लूड करके बाकी जो रिमेनिंग है, अगर हम रिमेनिंग को ऐड करें तो ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? हम परफेक्ट नंबर्स बोलेंगे। तो हम और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 12 है सपोज, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इसमें नंबर को एक्सक्लूड करिए, इसको एक्सक्लूड करिए, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6। अब इसमें देखते हैं क्या आता है, 10, 13, 15, 16। ये 16 आ गया। क्या ये 12 के इक्वल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जो 12 का जो फैक्टर्स हैं, अगर हम नंबर को जो है इसमें, अगर हम इस फैक्टर्स को एक्सक्लूड करके ऐड करें तो इसमें 16 आ रहा है। तो इसलिए 12 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 इज ए परफेक्ट नंबर। 6 इज ए परफेक्ट नंबर, ठीक है। और 12 की बात करें तो 12 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, ठीक। अच्छा, और कौन से नंबर्स होंगे जो परफेक्ट होंगे? तो नेक्स्ट है हमारा 28। 28 के फैक्टर्स हम निकालते हैं, क्या आएगा 28, मतलब कौन कौन से नंबर से 28 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, इसके बाद 4 होगा, 4 के बाद 7 होगा, ठीक। 7 के बाद क्या होगा? 14 होगा, 14 के बाद क्या होगा? 28 होगा। तो हमारे पास 28 के कितने फैक्टर्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स आ गए। अब इसमें परफेक्ट नंबर की कंडीशन क्या है कि सम ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, इस नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, इसको एक्सक्लूड करते हैं।
बाकी रिमेनिंग हम ऐड करते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब ये देखिए सम कितना आता है, ये सम आएगा, ये आगे कितना, 28। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 28 इज ए परफेक्ट नंबर। ओके, इज ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट नंबर क्या है, इसी तरह तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा, 496 होगा, 496 होगा। इसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट नंबर होगा 818128, ये नंबर होगा। इसके बाद का जो परफेक्ट नंबर ये बहुत लार्ज है। ठीक है, तो हम परफेक्ट नंबर कौन कौन से हो गए हमारे पास, हमारे पास परफेक्ट नंबर हो गए 6 हो गए। ठीक है, 28 हो गया, 28, 496, 496 और 8128। इसके बाद जो भी है काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, ETC हम लिख देंगे। ठीक है, तो एक माइनर सा कॉन्सेप्ट रह गया था, और जो है अगर यूपीएससी में क्वेश्चन इससे आता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे अच्छी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन, ये इसको ये याद रखिएगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है कि हमने जो भी टॉपिक से पहले पढ़ा है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हो गए, और क्या हो गया, और जो है डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए। तो उस पर अभी तक कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, PYQ कितने हैं, और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। और फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इसमें बताना है आपको कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेट एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इज या आर करेक्ट, अगर मोर देन वन करेक्ट है तो आर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा आपका, हमने पहली क्लास में बताया था कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इस टाइप से ये होल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा अगर मैं सेट लूँ इसको, तो ये पूरा क्या होगा, पूरा होल नंबर आएगा। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको लूँ, यहाँ से लूँ, ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ये क्या होगा, ये पूरा नेचुरल नंबर का है। ब्लैक वाला देखिए ये नेचुरल नंबर है, और रेड वाला क्या है, ये रेड वाला क्या है, ये हमारे पास होल नंबर है। रेड वाला क्या है हमारे पास, ये होल नंबर है। अब स्टेटमेंट वन देखिए, स्टेटमेंट वन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या ये सही है कि नहीं, कि होल नंबर देखिए जीरो जो होल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सेकंड कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमने क्या बताया था, रेशनल नंबर बताया था, रेशनल नंबर बताया था कि एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। ठीक है, अब एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हम ले लें, अगर सपोज -5 ले लिया, -5 ले लिया, या -3 ले लिया, या -20 ले लिया, या +28 ले लिया, ये सब इंटीजर्स हैं, ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये 28 हो गया, 37 हो गया, कोई भी नंबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब क्या ये रेशनल नंबर्स हैं, देखिए इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, -3/1, -5/1, -20/1। ठीक है, +28/1, 37/1। तो सबको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, सबको जो है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये जो है, ये जो है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर एनी नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं सपोज 3/2 लिखूं, तो ये रेशनल नंबर है, ये क्या रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये इंटीजर है, क्या ये इंटीजर है, सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.5 आएगी, तो ये इंटीजर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब एवरी इरेशनल नंबर, हमने बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं, तो इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें जो है हमारे जो है रेशनल भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, और क्या आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसमें देख लीजिएगा। तो रियल नंबर में जो है रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 2 and 4 ओनली। ठीक है, ये समझ में आया। अब सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए नंबर टू बी ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, फॉर ए नंबर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक, तो हमने बताया था कि प्राइम नंबर जो भी ग्रेटर देन 3 होता है किस फॉर्म में होता है, ये होता है 6n+-1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सीधा नोट्स है, आप जो है पिछली वीडियो में जो है उसमें मैंने बताया था डिटेल से, उसको रिफर करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n+-1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी प्राइम। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बताया है कि 6n-1 और 6n+1 जो होता है ये प्राइम नंबर का होता है। तो किसमें, इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं, 2 होते हैं। अब देखिए क्या 6n प्राइम हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 × 3। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये होगा क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्ट, प्राइम नंबर में क्या होता था, प्राइम नंबर की कंडीशन ये थी कि उसके पास 2 ही फैक्टर होना चाहिए। वो कौन सा होता था, नंबर होता था, 1 होता था, और नंबर जैसे 7 है तो 1 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो अब कोई भी नंबर अगर 6n फॉर्म में है, 6n फॉर्म में है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे मोर देन 2 होंगे, इसलिए ये प्राइम नहीं हो सकता, नॉट ए प्राइम। 6n+3 देखते हैं, तो 6n+3, 6n+3, इसको भी हम देखते हैं, 6n+3, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 2n+1। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी फैक्टर होंगे ना, 3 फैक्टर हो गया, 2n+1 हो जाएगा, और 1 फैक्टर हो जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इसमें प्राइम क्या हो सकता है, 6n-1 और क्या, 6n+1। तो इसमें कितना स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, कितने नंबर प्राइम हो जाएंगे, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी प्राइम नंबर गिव्स रिमाइंडर 1 और 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये भी हमने लास्ट क्लास में करा रखा है कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, आइदर 1 आएगा और 5 आएगा। आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, सपोज हमने प्राइम नंबर की लिस्ट भी उसमें पिछले क्लास में दे रखी है। ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए आप, सपोज 29 ले लिया मैंने। 29 में अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 4 रिमाइंडर कितना आया, 5। कोई भी और प्राइम नंबर ले लीजिए, सपोज मैंने 87 ले लिया, 87 प्राइम नंबर नहीं होगा, 89। ठीक है, तो 89 में आप 6 से डिवाइड करिए, तो 6 × 1 = 6, 2 29,
और 6 4 24। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। और भी चेक कर सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट प्राइम नंबर हम 103 लेते हैं, ठीक है। तो 103 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 1 6, ठीक है, 4 43 और 6 7 42, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम कोई भी प्राइम नंबर लेंगे उसमें रिमाइंडर जो आएगा इधर 1 आएगा और क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि एवरी नंबर गिविंग रिमाइंडर 1 और 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 इज ए प्राइम। क्या ये पॉसिबल है, चेक करते हैं। 25 ले लेते हैं, क्या 25 में 6 से डिवाइड करिए, 6 4 24, रिमाइंडर कितना, 1। क्या 25 प्राइम नंबर है, क्या 25 इज ए प्राइम, नहीं, प्राइम नंबर नहीं, मोर देन 1 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स इसके हैं। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम, तो 35 ले लीजिए, नेक्स्ट नंबर 35, 6 से डिवाइड करिए, तो 6 5 30, रिमाइंडर कितना, 5। क्या 35 प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी नंबर में हम 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 या 5 आता है तो वो नंबर प्राइम हो, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी व्हेन आई डिवाइड ए नंबर बाय 6 then remainder is 1 or 5, then it is not a prime number. But if a number is prime number, if you divide that prime number by 6, then it remainder must be either 1 or 5, ठीक। तो इसमें स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट जो है लास्ट 2 क्लास में पढ़ा रखा है। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप लेक्चर देखिए, तो उसमें से जो है फिर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सारे हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट प्राइम नंबर्स, 4 डिजिट क्या है, प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ 2 3 4 6 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। कैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने बताया कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनको जो है मतलब 1 से और नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड किया जा सकता है और किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिजिट का यूज़ करूं 2 3 4 6, ये डिजिट है। अब इससे कोई भी नंबर बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक नंबर, सपोज मैं रैंडम बना रहा हूँ जो है 4 2 6 3। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 3 है। 2 से मैंने बताया था 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्योंकि लास्ट में 3 है तो इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 3 से डिविजिबल है, तो 4 + 2 + 6 + 3 कितना आ गया, 15। 15 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमने बनाया कि 4263 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम, ठीक है। अच्छा एक बात ये देखिए, अगर हम कोई भी नंबर बनाएं, कोई भी नंबर बनाएं जिसमें ये डिजिट आएगी, तो हम अगर इसको लिखें 2 4 2 6 या 3 4 2 6, अगर ये नंबर बना है, जब भी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, जब भी हम 3 पे पहुंचेंगे, आप नंबर को किसी भी ऑर्डर में रखें, तो सम कितना आएगा, इसका सम 15 ही आएगा। जब सम 15 आएगा तो नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाई, विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाई कितना होगा, 3, डिविजिबल बाई 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी नंबर इससे बनाएं
तो वो कभी प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो कितने पॉसिबल हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर पॉसिबल? जीरो। क्या क्या होगा? जीरो, कोई भी प्राइम नंबर नहीं बनेगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन आया था यूपीएससी सी सेट 2020 में। आप जो है उसको ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम जो है होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर द डिस्टिंक्ट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, आर द डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। अब इसमें से क्या हो सकता है? सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? ये 1 होता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब इतने नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकते हैं। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू और आर प्लस एस। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू जब हमको निकालना है तो इसमें जाहिर सी बात है कि जब सम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 नंबर का, तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से ग्रेटेस्ट क्या है? इसमें से हम यही इसी चारों में से एक चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या, फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल नंबर क्या है? 5 है, 6 है, नहीं, 4 नंबर, 4 डिजिट लेना है। तो 4 लेना है तो इसमें से हम 6 से लेंगे, 6, 7, 8, 9। ठीक, 4 से लेंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। देखिए, जब भी बात करें कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब हम ये जो एक्सट्रीम लेते हैं, ये पी लेते हैं। पी इजकल टू कितना लिया हमने? 6 लिया। क्यू इजकल टू कितना लिया हमने? 9 लिया। आर इजकल टू कितना लिया? 7। और एस इजकल टू कितना लिया? 8। हम ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बनानी है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे बनेगी? तो जब हम एक्सट्रीम को ऐड करेंगे, जैसे 6 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास? 15। और क्या है, ये क्या हो गया? पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई? मतलब पी प्लस क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 प्लस 9, मतलब ये हो गया 6 प्लस 9, ये 15 आ गई। इसी तरह क्या है? आर प्लस एस। आर प्लस एस क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8। ठीक है। आर प्लस एस क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 प्लस 8। तो 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 15। 7 प्लस 8, तो ये क्या आ गया? 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 225। अच्छा, इसमें बच्चे में मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? अगर सपोज में आपने चारों डिजिट ले लिया, ठीक है, चारों डिजिट जो है ये 6, 7, 8, 9 लिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो है पी इजकल टू ले रहे हैं, क्या ले? पी इजकल टू 6 ले रहे हैं, क्यू इजकल टू 7 ले रहे हैं, आर इजकल टू जो है कितना ले रहे हैं? 8 ले रहे हैं, और एस इजकल टू 9 ले रहे हैं। अब अगर करेंगे पी प्लस क्यू, तो 7 प्लस 6 कितना? 13। और आर प्लस एस कर रहे हैं तो 8 प्लस 9 कितना? 17। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 51, 22, 221 आ गया। ठीक है। तो अब क्या 221 क्या ग्रेटेस्ट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमने अभी निकाला है 225 ग्रेटेस्ट है। तो आप अगर इस टाइप से नंबर का सिलेक्शन करेंगे तो आंसर गलत आएगा। और आप वहाँ पे एग्जाम में देखेंगे कि 221 आया है और इसमें दिया हुआ है तो 221 जो है सही है। ऐसा नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा और ऑप्शन आपको सारे मिलेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात करेगा तो हम ये एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करेंगे, 6, 9, 7, 8। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 225। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको जो है फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इस पे और क्या क्वेश्चन आ सकता है? अगर इस टाइप से इसी पे अगर क्वेश्चन बनाए, पी क्यू आर एस की यहाँ पे कर देगा ए बी सी डी आर सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। अब जब लीस्ट की बात करेगा तो हम लीस्ट वैल्यू क्या लेंगे? 1, 2, 3 और 4। ठीक है।
अब इससे लीस्ट क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी और सी प्लस डी, सी प्लस डी, इसमें जो है इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू हम क्या करेंगे, अगर हम 1+2 करते हैं और 3+4 करते हैं, 3+4 करते हैं, तो नंबर क्या आएगा 7, 7 3 तक कितना आएगा 21। ठीक है, क्या इससे भी स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल है, क्या इससे भी स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल है, इससे स्मॉलर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया है लाइन से। ठीक है, इनके लिए और क्या हो सकता है 3 to 5, 4.5 25 हो जाएगा, 4 3 7 2 1 3, 4 3 7 2 1 3, ये तो अभी हमने जस्ट देखा है। ठीक है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 21 आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट जो है नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिए, हम जो है उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ये आया था 2023 में, अब ये आया था 2016 में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम बस वही कर रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो जो है जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होगा, हम उसके साथ साथ में कर लेंगे। ठीक, मेरा पैटर्न यही रहेगा पढ़ाने का। ठीक, अच्छा हम आगे देखते हैं कि आर एंड एस आर द डिफरेंट इंटीजर्स। क्या है, आर एंड एस आर द डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाई 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कह रहा है कि आर प्लस एस, आर और एस जो है डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाई 5। अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी नंबर होगा 5 का मल्टीपल होगा। जैसे सपोज 30 है, तो 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 × 6। तो अगर 35 से डिविजिबल है तो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आर जो है ऐसे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि 35 है, तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को मैं मान ले रहा हूँ सपोज एक्स है। तो आर जो है, आर क्या है, आर को मैं मान ले रहा हूँ कि 5 है इंटू मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट क्या है एक्स। ठीक, और एस है तो एस भी डिविजिबल है, तो एस को मैं मान ले रहा हूँ, एस को ये 5 से डिविजिबल है तो 5 मल्टीप्लाई बाई सम कांस्टेंट क्या मान ले रहा हूँ वाई मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये अब देखिए अब स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। कह रहा है कि आर माइनस एस इज डिविजिबल बाई 5, तो आर माइनस एस हम करके देखते हैं। आर माइनस एस, आर माइनस एस क्या होगा 5x - 5y। ठीक है, तो यहाँ से अगर 5 कॉमन लेंगे हम तो ये क्या आएगा यहाँ पे x - y। तो x - y कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ ये 5 का मल्टीपल आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि r - s इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ये डिविजिबल बाई 5। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्या है स्टेटमेंट, सेकंड ये कह रहा है कि r प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10। अब हम r प्लस एस देखते हैं, r प्लस एस देखते हैं। r प्लस एस क्या हो जाएगा 5x + 5y। ठीक है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। अब देखिए ये डिविजिबल बाई 10 कब होगा, कि जब x + y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 4 होगी, ये क्या होगी 2 होगी, 4 होगी और 6 होगी और 8 होगी, इस टाइप से होगी, तभी तो ये 5 × 2 10, 5 × 4 20, 5 × 6 30, 5 × 8 40, इस टाइप से होगा। तो क्या ज़रूरी है कि एस प्लस वाई की वैल्यू ऑलवेज जो है यही हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो? नहीं, 3 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो हम ये कंक्लूजन में नहीं कह सकते कि ये डिविजिबल बाई 10 होगा। ठीक है, क्योंकि सपोज अगर x + y मान लीजिए 3 आ गया, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या 15 10 से डिविजिबल है, क्या 15 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर x + y की वैल्यू 7 आ गई सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 7 हो जाएगा, 5 × 7 क्या हो जाएगा 35। क्या 35 डिविजिबल है 10 से, नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारा रॉन्ग है।
कि हम ये नहीं कह सकते कि आर प्लस एस डिविजिबल बाई 10 होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू, क्या होगा, आर प्लस एस इज डिविजिबल बाई 10। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें, आर इंटू एस इज डिविजिबल बाई 25, ऑफकोर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम आर इंटू एस करें तो ये क्या हो जाएगा, 5x इंटू 5y, ये क्या हो गया हमारे पास 25x y। तो यहाँ पे 25 कॉमन आ रहा है, 25 इसका जो है वो है कॉमन है, तो मल्टीपुल में है तो 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट ऑलवेज ट्रू होगा। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो जब आर डिविजिबल बाई 5 है तो आर स्क्वायर भी होगा। अगर आर इक्वल टू 5x है तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा हमारे पास 25x स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। अगर हम करें तो 25 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी 25 आ रहा है, इसमें भी 25, जब 25 से डिविजिबल है तो 5 से भी होगा, तो ये क्या होगा 625 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो 625 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ऑफकोर्स 5 से डिविजिबल है। ये 625 क्यों 5 से, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो ये डिविजिबल है। ठीक है, तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल है, तो ये भी क्राइटेरिया हमारी पास हो रही है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। पूछा नॉट नेसेसरी ट्रू, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कह रहा है कि एन 8 डिजिट नंबर्स 4 to 5, क्या है नंबर, क्या है 4 to 5 2 7 2 7 4 6 बी। ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये हुआ कि ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, तो जब 3 से डिविजिबल है तो हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में देखा था कि कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो उसका सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3 ऑफ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, ये सम क्या आ गया 10 17 19 5 24 24 34 30, 30 प्लस बी। अब 30 प्लस बी ये कह रहा है कि ये डिविजिबल बाई 3 है, या लीव्स रिमाइंडर 0, ये क्या है डिविजिबल बाई 3 है। तो ये डिविजिबल बाई 3 कब हो सकता है, ये डिविजिबल बाई 3 किस किस केस में हो सकता है, तो अगर बी की वैल्यू 0 हो, अगर बी सपोज बी हमने 0 लिया तो 30 + 0 क्या होगा 30, 30 डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं, हाँ यस ऑफकोर्स है। ठीक है, तो 0 हो सकती है। अगर मैं बी की वैल्यू 2 लूँ तो क्या 30 + 2 32, क्या 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो लेकिन कह रहा है कि डिविजिबल बाई 3 है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 में ले लीजिए, तो 0 हो गया, उसके बाद 3 लेते हैं बी की वैल्यू, तो 30 + 3 क्या होगा 33, 33 डिविजिबल बाई 3 है, यस ऑफकोर्स है। इसके बाद 6 लेते हैं बी की वैल्यू, 30 + 6 36, 36 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो डिविजिबल होगा, हाँ 12, 3 से 36 हो गया। और क्या हो सकता है 9 हो सकता है। ठीक है, तो अब 9, 30 + 9 39, क्या 39 3 से डिविजिबल है, हाँ है। कैसे 30, 13 3 द 39। ठीक है, तो टोटल बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, बी की हो गई पॉसिबल 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई 4। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सी सेट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय द टू कंक्लूजन। कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, मतलब कुछ नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो नंबर्स डिविजिबल बाय क्या है 2 है। सेकंड है स्टेटमेंट क्या है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 है। तो जब कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है 3 से भी डिविजिबल होता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 में बताया था कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 × 3 से भी होगा, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो पहला कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ये स्टेटमेंट 100% क्या है, करेक्ट है। ठीक है,
ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अगर 2 से भी है 3 से भी है तो ऑल नंबर डिविजिबल बाई 6, ये करेक्ट होगा। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो, मतलब कह रहा है कि अगर 6 से भी होता है तो वो नंबर 4 से भी होगा। तो हम चेक करते हैं। तो मान लीजिए कि एक सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, सपोज एक नंबर 12 ले लिया हमने, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 से है, 3 से है। ये नंबर 4 से है। इस केस में हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए कि 4 से भी फॉलो करता है कि नंबर 4 से डिविजिबल है। अब हम एक ही नंबर चेक करके रुक नहीं जाएंगे, कम से कम 2-3 नंबर चेक करते हैं, ताकि अगर सब में 4 से डिविजिबल होता है तो हम ओके कर देंगे, डन, ये भी सही है। तो हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर ले लीजिए आप, जो है नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं, सपोज 18 लेते हैं। क्या नंबर लेते हैं हम? 18 नंबर लेते हैं। अब क्या 18 जो है 2 से डिविजिबल है? यस ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। क्या 18 3 से डिविजिबल है? 8 + 1 9, ऑफ कोर्स 3 से भी डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ चेक करिए, क्या 18 जो है 4 से डिविजिबल है? क्या 18 4 से डिविजिबल है? ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तो ये 2 से भी है, 3 से भी है, बट 4 से भी है। ठीक है, ये यहाँ पे 4 से भी होगा 12, लेकिन यहाँ पे 18 के केस में 4 से फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ वो नहीं है। हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेट का 2020 का। कह रहा है कि ए डिजिट n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 4। कह रहा है ए डिजिट, मतलब यहाँ पे देखना एक सिंगल डिजिट आपको लेनी है। तो अब कौन सी ऐसी डिजिट डिविजिबल बाई 3 है बट नॉट बाई 6 है? तो 9 है। ठीक है, तो n क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, 9। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाई 4। कह रहा 4 से डिविजिबल क्या होगा, n की वैल्यू 9 रख के पुट कर लेते हैं यहाँ पे। 9 टू क्या 18, डिविजिबल 4 से है? नहीं है। 9 3 से कितना 27, डिविजिबल है 4 से? नहीं है। और इसमें 4 वैल्यू पुट करिए 9 की, तो 2 इंटू 9 + 4 कितना आ जाएगा, 22। 22 क्या 4 से डिविजिबल है? ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 3n+1, 3 इंटू 9 + 1, ये कितना आ गया 28। ये डिविजिबल है? यस ऑफ कोर्स है, डिविजिबल बाई 4 है। इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3n+1। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, जस्ट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। कह रहे हैं कि फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड 6 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई। ये क्वेश्चन हमने करा रखा है एक्चुअली। ठीक है, ये हमको होमवर्क देना चाहिए, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो लास्ट लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, फिर भी हम एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कह रहे किससे डिविजिबल होगा। हमने बताया था कि जो है क्लास में कि हम इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हो, एक्स वाई जेड इंटू 1000, 1000 प्लस एक्स वाई जेड, ये लिख सकते हैं। ये कैसे क्यों लिख सकते हैं, हमारी क्लास में लास्ट क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से क्या हो गया 1000+1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई जेड इंटू 1001। ठीक, अब 1001 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1001 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए 1001, ठीक है, तो इसका हम 7 से डिवाइड करें, 143। ठीक है, फिर फर्दर इसको 11 से करिए,
11 से। तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए, 1001 के जो फैक्टर्स आ गए, ये आ गए हमारे पास 7 हो गया, 11 हो गया, और क्या हो गया, 13 आ गया। ठीक है। तो एक्स वाई जेड को मैं फर्दर क्या मतलब किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड जो है ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स वाई जेड इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है। तो ये किस 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 से डिविजिबल है, 7 से है, 11 से और 13 से। 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। ठीक है। फर्दर डिटेल में कैसे ब्रेक डाउन किया है इसको देखना है तो आप पिछले लेक्चर्स पे जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए कि अगर हम सपोज, अगर हम जो है 1 इंटू 1 करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 1 आता है। ठीक। 1 1 इन 11 इंटू 11 अगर ये किया हमने तो क्या आता है, 1 2 1 आता है। ठीक है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक। 1 1 1 इंटू 1 1 1, ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 1 2 3 2 1। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम 4 डिजिट लेते हैं, 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, तो ये क्या आता है, ये आता है 1 2 3 4 3 2 1। यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि जब 1 1 2 टाइम्स आया तो 1 2 तक गया, फिर रिवर्स साइड, मतलब फिर बैकवर्ड काउंटिंग। 1 1 1 अगर हम 3 टाइम्स लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लिया हमने, 3 टाइम्स लिया, तो ये क्या आया, 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद बैकवर्ड काउंट 2 1। ठीक है। अगर हमने 4 टाइम्स लिया तो 1 2 3 4 तक किए गए, उसके बाद फिर बैकवर्ड काउंट 3 2 1। ऐसे ही कह रहे हैं कि 9 डिजिट नंबर है, तो 9 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। तो जब 9 डिजिट मतलब ये हुआ कि अगर 1 1 1 1 अप टू 9 टाइम्स ये लेंगे, ये 9 टाइम्स लेंगे, 9 टाइम्स, फिर इंटू, फिर 1 1 1 1 अप टू कितने टाइम्स, ये भी 9 टाइम्स, तो रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा। तो जैसे इस पैटर्न को हमने देखा था कि अगर 4 था तो 4 तक गया था, तो रिजल्टिंग नंबर आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाएगा, उसके बाद रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में क्या आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है। नंबर बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, पूछा कि इसके सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, इसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा कंप्लीट। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, 1 to 9 तक और 8 to 1 तक। ठीक है। अब जो सम ऑफ द डिजिट्स आप अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सिंपल भी कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8 + 9, ये कितना आ जाएगा, 45। 9 × 10/2 कितना आ गया, 45। ये कैसे 45 आया, अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे, एवरेज पढ़ाएंगे, तो उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स होता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये होता है n+1/2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, n = 9, और 9 + 1 कितना, 10, 10/2 कितना, 45। ऐसे सिमिलरली इसका अगर हम सम करेंगे अप टू 1 to 8 का, तो 8 × 8 + 1 कितना, 9/2 कितना आ गया, 36। तो पूरे नंबर का सम कितना हो जाएगा, 45 + 36, ये इक्वल टू कितना हो गया, 81। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसमें कोई डाउट, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न याद रखिएगा ये।
क्योंकि इससे रिपीटेशन भी क्वेश्चन होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट भी होता है इससे। अगर फर्दर रिपीट हुआ 2026 में, 20 तो या 2027 में, तो हम इजीली जो है अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अच्छा, हम ये ऐसा लगेगा कि सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो क्या ऐसे ऐसे पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न में तो ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। 17, 37, 47, 97 डिफरेंस चेक करेंगे तो इसमें कहेंगे कि डिफरेंस जो है कितने का है, 20 का है, फिर 10 का है। तो इस टाइप से नहीं, कुछ डिफरेंट ट्राई करिए। ये देखिए 17, 37, 47, 97 क्या है? ये प्राइम नंबर्स है सब। ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। 31, 41, 53, 67 ये भी क्या है? ये भी सब प्राइम नंबर्स हैं। हमने जो लिस्ट इसीलिए दिया था ताकि जो है आपको प्राइम नंबर अप टू 100 तक का एटलीस्ट पता होना चाहिए। 71, 73, 79, 83 ये भी क्या है? ये भी प्राइम है। ठीक है। अब ये क्या? 83, 89, 91, 91 क्या प्राइम है? नहीं है। 7 × 13 ये कितना होगा? 91। ये मल्टीपल ऑफ, ये डिविजिबल बाई 7 है, इसलिए ये अलग है। तो ये जो है इसमें कौन सा डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हम देखेंगे कि जो है ये डाटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं? ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इज एक्स इज एन इंटीजर। क्या पूछा है कि इज एक्स इज एन इंटीजर। अब स्टेटमेंट वन क्या है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? 3x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट वन पिक करते हैं। स्टेटमेंट वन क्या है? स्टेटमेंट वन है जो है x/3 इज नॉट एन इंटीजर। क्या है? x/3, x/3 ये कह रहा है नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो हम x, अगर सपोज हम x इज इक्वल टू 2 मान लें। ठीक है, स्टेटमेंट वन से, तो स्टेटमेंट अगर x इक्वल टू 2 मान लें तो क्या 2/3 इंटीजर है? 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। तो यहाँ से तो अगर क्वेश्चन पूछे इज एक्स इज इंटीजर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यस, यस एक्स इज एन इंटीजर। तो क्या हम यहीं पे रुक जाएंगे? नहीं, दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आ रहा है कि यस एक्स इज एन इंटीजर। स्टेटमेंट वन अगर हम अराउंड चूज करते हैं, उस बेसिस पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन का एक्स पता चल जाए इंटीजर है कि नहीं, तो यहाँ से तो मिल रहा है। लेकिन हम अगर हम एक्स की वैल्यू जो है, सपोज x/3 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू सपोज 2/, कुछ भी ले लीजिए, 2/7 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो 2/7/3 मतलब 2/7 × 3, 2/21। तो x/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? 2/27, 2/27 ये इंटीजर है, ये नॉट एन इंटीजर है, नॉट एन इंटीजर। अब फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि इज एक्स एज इंटीजर। तो यहाँ पे हमने लिया है x इक्वल टू 2/7, तो यहाँ से आ रहा है कि ये नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। देखिए, हमने पहले जो पहला एग्जाम्पल लिया था x इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ रहा था यस 2 इज एन इंटीजर। लेकिन जब हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया कि 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ से आ रहा था यस 2 इज एन इंटीजर। लेकिन जब हमने x इक्वल टू 2/7 लिया और ये कंडीशन सेटिस्फाई किया कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर। अब यहाँ से क्या आ रहा है कि यहाँ से
क्या x एन इंटीजर है? तो यहाँ से आ रहा नो, x इज नॉट एन इंटीजर। तो पहले एग्जाम्पल से आ रहा था एस एक्स एन इंटीजर, और सेकेंड एग्जाम्पल से आ रहा है कि x इज नॉट एन इंटीजर। तो अगर हम स्टेटमेंट वन लें तो कोई डेफिनेट आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो जब तक कोई डेफिनेट आंसर ना निकले तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ये समझ में आया? मैं समराइज कर दे रहा हूँ कि अगर हम x इक्वल टू टू लेते हैं, x इक्वल टू टू लेते हैं और फिर स्टेटमेंट वन देखते हैं, और फिर हम स्टेटमेंट वन देखते हैं, तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कि x बाई थ्री इज नॉट एन इंटीजर। तो टू बाई थ्री एक्स इक्वल टू टू इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। स्टेटमेंट वन सेटिस्फाई हुआ। अब पूछा क्या x इज इंटीजर है, तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि यस x इज एन इंटीजर। लेकिन अगर हम x इक्वल टू जो है टू बाई सेवन लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं कुछ भी। अब स्टेटमेंट वन आते हैं, अब स्टेटमेंट वन आते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। स्टेटमेंट वन इसको सेटिस्फाई किया, तो जो है टू बाई सेवन बाई थ्री मतलब टू बाई ट्वेंटी वन, ये इंटीजर है, ये नॉट एन इंटीजर, ठीक है, नॉट इंटीजर। कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब पूछ रहे इज एक्स एन इंटीजर, अब यहां से निकल के आ रहा है कि नो, टू बाई सेवन ये नॉट निकल के आ रहा है, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन से तो आ रहा है, स्टेटमेंट टू से नहीं आ रहा, तो नो डेफिनेट कंक्लूजन। तो यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, नो डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट टू की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट टू की तरफ हम चलते हैं। तो स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि थ्री एक्स इज एन इंटीजर। स्टेटमेंट टू क्या है, चेंज कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट टू ये कह रहा है कि थ्री एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। अब मैंने मान लिया लेट एक्स इक्वल टू, सपोज केस वन मान ले रहा हूँ, केस वन एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया टू, ठीक है। तो थ्री एक्स क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स, इंटीजर है। स्टेटमेंट सेकंड ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ से आप फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्या एक्स इंटीजर है, इज एक्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ से तो आ रहा है यस, यस, ठीक। बस हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, थ्री एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा केस टू हम लेते हैं, केस टू लेते हैं, केस टू एक्स की वैल्यू मान लीजिए, सपोज एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया टू बाई थ्री। अब कह रहा है थ्री एक्स इज एन इंटीजर, थ्री एक्स तो थ्री इंटू टू बाई थ्री, ये कितना है, टू, इंटीजर। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, थ्री एक्स इज एन इंटीजर। अब यहां से हम पूछते हैं कि इज एक्स इज इंटीजर, क्या टू बाई थ्री इंटीजर है, इज इट इंटीजर और नॉट, इज इट नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। तो देखिए फर्स्ट हमने x इक्वल टू टू माना, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो यहाँ से आया कि यस, यस एक्स इज एन इंटीजर। बट व्हेन I take x equal to 2 by 3 and satisfied the condition statement second, it shows that x equal to x is not an integer। तो यहाँ हम दोनों केस को अगर करें मिलाएं, तो यहाँ से भी नो डेफिनेट कंक्लूजन, नो डेफिनेट कंक्लूजन, यहाँ से भी कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट
टू आंसर द क्वेश्चन, टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हम दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइनिंग स्टेटमेंट दोनों कंबाइन करने के लिए क्या है, सपोज मैंने माना कि x इक्वल टू, सपोज लेट लेट, एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं इसका। क्या है, कंबाइनिंग स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड, कंबाइनिंग स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड। ठीक है, अब इसमें मैंने x मान लिया, x इक्वल टू सपोज 2 माना। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा था कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो x/3 मतलब 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ठीक है, और सेकंड सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था 3x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो क्या है 3x, तो 3x 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये सेकंड सेकंड कंडीशन, सेकंड वो सेटिस्फाई हुई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें कि दो स्टेटमेंट वन क्या है, 2/x/3 नॉट इंटीजर, तो 2/3 नॉट इंटीजर, ये सही हुआ। 3x इज एन इंटीजर, तो 3x एन इंटीजर। अब दोनों कंबाइन करके अगर हम देखें तो पूछता है कि इस x एन इंटीजर, तो यहाँ से निकल के आ रहा है यस, यस, यहाँ से आ रहा है यस, 2x इज एन इंटीजर। लेकिन अगर सपोज मैं x की दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज x इज इक्वल टू 2/3, ठीक। अब कह रहा है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो x/3 क्या हो जाएगा, 2/3/3 मतलब 2/9, नॉट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर। ठीक है, स्टेटमेंट वन सेटिस्फाइड हुआ। ठीक, कह रहा है कि 3x इज एन इंटीजर, तो 2/3 × 3 इज इक्वल टू 2, ये भी क्या हो गया, इंटीजर। ये सेटिस्फाई हुआ सेकंड कंडीशन। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो पूछता है इज एक्स एन इंटीजर, तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से 2/3 आया। अब यहाँ पे इंटीजर आया, यहाँ पे इंटीजर नहीं आया, नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो इवन आफ्टर कंबाइनिंग द स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट सेकेंड, वी आर नॉट एबल टू रीच ए डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है, हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि एक्स इंटीजर है। यहाँ से देखिए एस आ रहा है, यहाँ से जो है नो आ रहा है। तो इवन बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू कंबाइंड टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट। तो हम फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा कि स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड, ठीक है, इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट sufficient to answer the question। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन था डाटा सफिशिएंसी टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन हम और कराएंगे, लेकिन कमिंग टॉपिक्स पे जब कुछ टॉपिक्स और कवर हो जाएंगे तो फिर हम कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। प्राइम नंबर पी मतलब पी प्राइम नंबर है कोई, पी क्या हो सकता है, 2 3 5 7, ठीक है, इस टाइप से कोई भी है। सी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर में सी क्या हो सकता है, सी में हमारे पास 4 हो सकता है, ठीक है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक,
अब कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट देखिए कि p प्लस सी अपॉन पी माइनस सी कैन बी इवन। तो p हम लेते हैं 2 लेते हैं सपोज, और c 4 लेते हैं, ठीक है। तो p प्लस सी मतलब ये हुआ 2 + 4 अपॉन p माइनस सी 2 - 4, ये कितना आया 6/-2 -3। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ऑड आया, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं कि एक बार निकाले ऑड आ गया तो ये क्वेश्चन जो है हम गलत कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट एक आध इटरेशन और देखते हैं। सपोज p इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 6 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए p प्लस सी कितना आएगा 2 + 6 अपॉन 2 - 6, ये कितना आया 8 अपॉन कितना -4, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -2। -2 इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। हमने जब पढ़ाया था इवन नंबर तो इसीलिए बताया था कि आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो यस इट कैन बी इवन। तो जब भी कहे कि कैन बी, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में हो क्या हो कैन बी हो, तो हमको बस एक अपने फेवर में लाना है। मतलब कोई भी एक अगर फेवर में आ गया तो हम इसको कह सकते हैं कि ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे होता है डेफिनेटली, अगर वर्ड यहाँ पे यूज होता, अगर यहाँ पे कैन बी की यहाँ पे अगर ये होता है कि डेफिनेटली अगर होता, अगर डेफिनेटली कहता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ये गलत हो जाता, क्योंकि जो है यहाँ पे हमने और भी देखा था। तो चूंकि यहाँ पे कैन भी है तो हम बस एक कंडीशन अपने फेवर में ले आए और एक इवन ले आए, वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये कैन बी इवन इट पॉसिबल है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या कह रहा है कि 2p + c कैन बी ऑड। क्या कह रहा है 2p + c, 2p + c, p क्या है प्राइम नंबर है, ठीक, हमने लिया था प्राइम नंबर 2। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हम कोई भी ले सकते हैं, 9 ले लिए, ठीक है। तो क्या हो गया 4 + 9 कितना हो गया 13। 13 इज ए ऑड नंबर, यस ऑड नंबर। तो कैन बी ऑड, यस ऑफ कोर्स। मैंने क्या कहा कि अगर कैन बी लिखा हुआ है तो एक कंडीशन हमको अपने फेवर में लानी है। तो ये ऑड आ गया तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है अक्सर फेवर में रिजल्ट नहीं आता है, वहाँ पे हम क्या लेंगे, जैसे c अगर हमने जो है 4 ले लिया, ठीक है। अब 2 × 2 प्लस मतलब 2p हो गया प्लस c मतलब 4, यहाँ पे देखते हैं 8, ये क्या आ गया ये इवन आ गया। तो यहाँ पे इवन आ गया तो हम अब पहली बार में चेक कर वो क्लिक कर देंगे, उस पर टिक कर देंगे कि नहीं ये ऑड नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि कम से कम 2-3 इटरेशन लेना है, ठीक है। ये करते हैं क्या आता है, ये आता है हमारे पास 1 2 3 2 1, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर तक है, तो इसमें अगर हम 3 × 1 लेते हैं तो इसमें कहाँ तक जाता है 3 टाइम्स जाता है, ठीक है। इसमें 2 टाइम्स लेते हैं तो कहाँ तक जाता है 2 टाइम्स जाता है। तो ऐसे इसमें कितने टाइम्स नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से रिपीटेशन हो रहा है, 9 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ 9 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। तो इसका मतलब कितने टाइम्स 1 रहा होगा उसमें, ठीक है। तो इस वाले डिजिट में 1 1 1 1 1 1 कितने डिजिट रही होंगी उसमें 9 डिजिट रही होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सीधा 9, ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो है फर्दर अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लास्ट वीडियो में देख लीजिए, उसमें जो है मैंने कायदे से कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सम s = x + y + z where x y z are distinct prime numbers each less than 10। कह रहा है एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स लेस देन 10 प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 3 5 और 7, ठीक है। ठीक, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई, इसमें से कोई भी हो सकती है। द यूनिट डिजिट एस जो है दियर सम है। अब एस जो है दियर सम है, एस क्या है इसका सम है, ठीक है। अब कह रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। तो सम हम करते हैं, देखिए किसी में 0 आता है क्या,
2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। यूनिट डिजिट जीरो, मैंने बताया था कैन भी है ना, तो हम एक कंडीशन लेके आएंगे, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो वो आंसर हमारा वैलिड हो जाएगा। तो कैन बी जीरो, यस इट कैन बी जीरो। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, क्या कैन बी 9 हो सकता है किसी भी एंगल में? हम ऐड करें अगर, तो 7 5 12, 12 3 कितना 15। अगर हम 7 प्लस 5 प्लस 3 करें तो कितना होगा? 15 होगा। लास्ट में क्या आएगा? 5 आया। ठीक है। और 5 3 8 2 10, और क्या है? 2 7 9, 9 3 कितना 12। अगर 2 प्लस 7 प्लस 3 करें तो कितना आएगा? 12। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है 9 लास्ट में नहीं आ रहा है, और तो इस ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, कैन बी 5 अभी जस्ट हमने देखा कि सम करने पे 15 आया है एक एक उसमें, तो ये कैन बी 5 ये पॉसिबल है। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा? इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, लेट पी क्यू आर एंड एस बी द नेचुरल नंबर सच दैट पी, क्या है कि पी -2016 इज इक्वल टू क्यू प्लस 2017। ठीक है। अब यहां से p माइनस, पूछा कि इक्वल टू r -2018 इक्वल टू s प्लस 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है। तो यहाँ से p माइनस क्यू निकालते हैं। p माइनस क्यू, ये इक्वल टू आएगा 2017 प्लस 2016, तो ये कितना आ गया? 20 नहीं, सॉरी, ये कितना आ गया? 4033। ठीक। तो p माइनस क्यू जो आ गया, p माइनस क्यू क्या आ गया? 4033। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018। क्या कह रहा है कि q प्लस 2017 इज इक्वल टू r माइनस 2018। ठीक है। अब हम r माइनस क्यू निकालते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम q माइनस आर क्यों नहीं निकाले? q माइनस आर जो होगा वो निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? r माइनस क्यू निकालते हैं। तो r माइनस क्यू क्या आ जाएगा? ये 2017 प्लस 2018। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4035। ठीक है, ये क्या आ गया? r माइनस क्यू, r माइनस क्यू। अच्छा, अब हम इस दोनों इक्वेशन से देखते हैं कि p माइनस क्यू कितना है हमारे पास। हमारे पास आया p माइनस क्यू जो आया, p माइनस क्यू जो आया, ये आया है 4033। ठीक है। और r माइनस क्यू कितना आया है? r माइनस क्यू आया है 4035। ठीक है। तो अगर हम सपोज हम q को कांस्टेंट भी मान ले रहे हैं, तो देखिए p माइनस क्यू 4033 आ रहा है, लेकिन r माइनस क्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4035 आ रहा है। ठीक है, तो इससे दो ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन, r बड़ा है किससे? किससे बड़ा है? p से भी बड़ा है, और किससे बड़ा है? q से भी बड़ा है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि r माइनस के, अगर सपोज यहाँ पे 15 माइनस 10 है, तो 15 बड़ा है तभी तो माइनस हो रहा है, तभी तो पॉजिटिव में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम अब p को अगर सपोज हम 12 मानते हैं, तो अब जाहिर सी बात है ये जो डिफर, अगर क्यू कांस्टेंट 10, क्यू को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो जस्ट इसको समझाने के लिए मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सपोज अगर हम p जो है, p इक्वल टू मान लिए 12 मान लिया, और r इक्वल टू मान लिए 14 मान लिया। ठीक है,
और क्यू को कांस्टेंट मान लिया, क्यू इक्वल टू सपोज 10 मान लिया, तो ये -10 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ये -10 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए आर यहाँ पे ग्रेटर है, आर ग्रेटर है तभी तो जो है, मतलब आर क्या है यहाँ से, पी से क्या है, बड़ा है, तभी आर माइनस पी का डिफरेंस क्या आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि आर इज ग्रेटर देन पी एंड क्यू। ठीक है, एक तो यहाँ से एक ये कंक्लूजन निकला। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड क्या है कि आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर माइनस एस निकालें, तो आर माइनस एस निकालें, एस माइनस आर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एस माइनस आर करेंगे तो ये इधर आएगा, निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस एस करते हैं तो ये हो जाएगा 2019 प्लस 2018, तो 4000 और 19, ये 4037। ठीक है, तो आर माइनस एस कितना आ गया, आर माइनस एस जो आ गया, ये आ गया 7 है। ठीक है, ये 4037। अब देखिए आर, यहाँ पे आर माइनस एस किया है, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आर माइनस एस किया है, तो इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन क्या है, एस है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन भी यहाँ से हमने निकाला। दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये आता है कि आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड एस। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या निकल के आया है, इस आर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी जो सारे फॉर द लेक्चर्स ऑफ दिस क्लासेस आई विल अपलोड इट ऑन द माई टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको लेक्चर चाहिए, ये सारी पीडीएफ चाहिए, तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ जो है यहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।